गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक और अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहा गया, प्रश्न ये था। तो आप इसे ऐसे समझो, मान लो ये कोई दो कोशिकाएं हैं, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये कोशिका 1 है और ये कोशिका 2 है। इनके बीच का ये जो स्थान पाया जाता है दो कोशिकाओं को का, उसे इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेस, अंतराकाशीय अवकाश, दो कोशिकाओं के बीच का अवकाश, इंटरसेल्युलर स्पेस। तो कोशिका के बाहर के वातावरण या इंटरसेल्युलर स्पेस से कुछ मॉलिक्यूल्स कोशिका के भीतर आ सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स कोशिका से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स, सभी कोशिका, चाहे कोई सी ही कोशिका हो या यहाँ हो, कुछ मॉलिक्यूल्स को तो ये अंदर आने देगी, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अंदर नहीं आने देती है। इसी तरह कोशिका से कुछ मॉलिक्यूल्स को ये बाहर जाने देती है, कुछ को बाहर नहीं जाने देती है। तो इस तरह ये पारगम्य तो है, कोशिकाओं से आदान प्रदान, विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान तो हो जाता है, लेकिन सभी पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता। इसीलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा और इसीलिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा। चयनात्मक, चयन करने वाली झिल्ली, ये मॉलिक्यूल्स का चयन करती है कि ये मॉलिक्यूल, ये अणु कोशिका के लिए उपयुक्त है या नहीं, या कोशिका के भीतर का अणु कोशिका के लिए उपयुक्त है या नहीं। इस आधार पर ये अणुओं के परिवहन में सहायता करती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली कहा गया। तो बच्चों, कोशिका झिल्ली में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे कार्यों के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है या रूपांतरित होती है, विशिष्टीकृत होती है, उसे ही हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। यदि कोई भी संरचना सामान्य संरचना से कुछ अन्य गुण लेकर नए रूप में आती है तो उसे हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। कोशिका झिल्ली के जो स्पेशलाइजेशंस है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, इसे हिंदी में सूक्ष्मांकुर कहते हैं। माइक्रो का यह जो अर्थ होता है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा, जिसे हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, ऐसा भाग माइक्रो। और विलाई यानी होता है अंगुली जैसे उभार। माइक्रो यानी होता है सूक्ष्म, बहुत छोटे, जो हमें दिखाई नहीं दे सकते हैं ऐसे। और विलाई से यहाँ अर्थ होता है प्रवर्ध, वो भी कैसे, अंगुली जैसे, अंगुली समान प्रवर्ध। तो माइक्रोविलाई या सूक्ष्म अंकुर कोशिकाओं में अंगुली समान छोटे छोटे जो प्रवर्ध है, उन प्रवर्धों को माइक्रोविलाई कहते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ दो वर्ड एक जैसे से लगेंगे, विलाई और माइक्रोविलाई, तो आप इनमें अंतर जरूर करें। विलाई वास्तव में एक कोशिका नहीं, कई कोशिकाओं से बनने वाली अंगुली समान प्रवर्धों को विलाई कहते हैं। जैसे छोटी आंत में पाए जाते हैं, छोटी आंत में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा मिलकर इस तरह की संरचनाएं बनाती है, उन्हें
विलाई कहते हैं। फिर इस विलाई में भी जो उपकला कोशिकाएं हैं, उन उपकला कोशिकाओं में भी इस तरह छोटे 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 अंगुली समान प्रवर्ध बनते हैं। इन प्रवर्धों को, ये जो प्रवर्ध है ये कहलाते हैं माइक्रोविलाई। तो आपको अंतर समझ में आया होगा कि विलाई वास्तव में एक कोशिका नहीं, ये पूरा विलाई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो अंगुली समान बड़ी सी संरचना बन गई, ये विलाई है जिसमें अनेक कोशिकाएं हो सकती हैं। जबकि माइक्रोविलाई वास्तव में केवल एक कोशिका में पाई जाने वाली संरचना होगी। माइक्रोविलाई क्या होगी? केवल एक कोशिका में जो अंगुली समान प्रवर्ध बनते हैं वो माइक्रोविलाई होते हैं। जबकि विलाई वास्तव में कई कोशिकाओं से मिलकर अंगुली नुमा संरचना बनेगी, वो विलाई कहलाएगी। ठीक है, अब हम इसके और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे मैं एक कोशिका का डायग्राम यहाँ ड्रॉ करता हूँ। एक सामान्य उपकला कोशिका, एपिथेलियम सेल, ये इसमें न्यूक्लियस हो गया और बहुत सारे इसमें भाग जो है यहाँ नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर व्यवस्थित होती है। आधारी झिल्ली किस पर व्यवस्थित होती है? आधारी झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर इस तरह। ये जो हमने सेल जो अभी ड्रॉ की है, ये वास्तव में क्या है? उपकला कोशिका, एपिथेलियम सेल जो एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण करती है। इस सेल में आप अगर ऊपर देखो, ये जो मैंने उंगली जैसे ये जो उभार बना दी है, जैसे हमारी उंगलियां होती है ना, इस तरह अंगुली जैसे ये जो उभार बना दी है, इन उभारों को, इन प्रवर्धों को माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर कहते हैं। माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर कहते हैं। अब इन सूक्ष्मांकुरों की और बात करें तो सूक्ष्मांकुरों में कोई सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग नहीं पाया जाता। कोशिकांग नहीं। कोशिकांग जितने भी होते हैं, चाहे गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी कोशिका के अंदर होते हैं। प्रवर्धों के अंदर वाली जो ये जगह है, यहाँ कोशिकांग नहीं होते। सूक्ष्मांकुरों में कोशिकांग नहीं होते हैं, ये बात आपको नोट करने हैं। साथ ही साथ आप इनके आकार, मोस्टली जो इनके आकार होते हैं वो 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर लंबे ये हो सकते हैं। 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर लंबे हो सकते हैं और 8000 से 10,000 एंगस्ट्रॉम में इनका डायामीटर या व्यास हो सकता है। एंगस्ट्रॉम में इनका व्यास हो सकता है, ये बात आपको नोट करनी है। ये इनका आकार जो हो सकता है, लंबाई जो है वो 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर हो सकती है और 8000 से 10,000 एंगस्ट्रॉम व्यास इनका संभव है। इतने व्यास के, ये व्यास इतना हो सकता है और लंबाई जो है इनकी 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर हो सकती है। ये जो संरचनाएं क्यों बनती है, इनका कार्य क्या है? तो ये पृष्ठ सतह या पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इसे कहें पृष्ठीय क्षेत्रफल इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अब वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा भी हो सकता है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कोशिकाओं के लिए अवशोषण का हो सकता है, ये स्रावण का हो सकता है, सिक्रीशन, स्रावण, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, स्रावण, सिक्रीशन का ये क्षेत्रफल हो सकता है। बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होगा, सूक्ष्मांकुर अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। तो ये सतह बढ़ाने का कार्य करते हैं, न केवल अवशोषण बल्कि स्रावण की सतह भी ये बढ़ाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? माइक्रोविलाई। कैसे, ये बात आपको समझ में आए? आप अगर इसको गौर से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मान लो कि ये 10 mm है। अगर मान लो ये चीज़ यहाँ नहीं होती, आप इसको सीधे नापो तो मान लो ये 10 mm है।
और अब यदि ये इस तरह उभारों वाली है, प्रवर्धों वाली है, माइक्रोविलाई वाली है, तो इसे आप नापो यहाँ से, अगर इस तरीके से और यहाँ से इस तरह इसका आप नाप लेते हो इतना, तो ये इससे कई गुना ज़्यादा होगा। अपने आप ही देखो सरफेस कितनी बढ़ गई है, यहाँ 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 कितनी सारी सरफेस इसकी बढ़ चुकी है। तो वास्तव में माइक्रोविलाई या सूक्ष्म अंकुर अवशोषण हो या श्रावण हो, उसकी सतह बढ़ाने का कार्य करते हैं, सतह को ये बढ़ाते हैं सूक्ष्मांक। फिर आपको इसके उदाहरण याद करने हैं। ज़्यादातर जहाँ भी अवशोषण और श्रावण की बात हो वहाँ ये जरूर पाए जाएंगे। जैसे हमारी आंत्र में, आंत छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, खास करके छोटी आंत में अवशोषण सर्वाधिक होता है, तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। छोटी आंत में इस तरह अभी जैसे हमने समझे विलाई और माइक्रोविलाई दोनों पाए जाते हैं ताकि अवशोषण की सतह बढ़ाई जाए। इसी तरह नेफ्रॉन की संरचना किडनी में होते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में कुंडलित नलिकाएं होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, उनकी भीतरी उपकला स्तर भी इसी तरह माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुरों युक्त होती है ताकि वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो सके। अतः तो इनके उदाहरण क्या क्या हुए, आंत्र में और नेफ्रॉन का जो उपकला स्तर है वहाँ माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा स्पेशलाइजेशन। इसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं, वो है इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन, इंटर यानी के मध्य, बीच में, मिडिल में, मध्य में, मध्य, डिजिट यानी होती है अंगुलियां, तो अंगुलियों के मध्य। जैसे हम दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में इस तरह फंसाएं तो इसे आप इंटरडिजिटेशन कहेंगे। दो अंगुलियां, जो अंगुलियां आपस में इस तरह फंसे तो उसे इंटरडिजिटेशन कहते हैं। तो कुछ कोशिकाओं में दो जो समीपस्थ कोशिकाएं हैं, दो जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, सपोज एक कोशिका ये है तो दूसरी कोशिका इसमें इस तरह व्यवस्थित होती है। तो इस तरह की जो ये संरचनाएं बनना, दो कोशिकाएं, पास की जो दो कोशिकाएं हैं, नेबरिंग सेल्स जो हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा एक दूसरे में इंटरडिजिटेड हुई होती है, एक दूसरे में फंसी हुई होती है। इसे कहते हैं इंटरडिजिटेशन, और इससे दृढ़ता मिलती है, मजबूती मिलती है ऊतकों को, इंटरडिजिटेशन। इसके बाद हम देखेंगे स्पेशलाइजेशंस में सेल जंक्शंस। तीसरी जो स्पेशलाइजेशन है वो है सेल जंक्शन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दो कोशिकाओं के मध्य विशिष्ट संरचनाएं बनाती है जो दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है, उनके बीच कम्युनिकेशन का, उनके बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करती है। उसे हम सेल जंक्शंस कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? सेल जंक्शन। जंक्शन जैसे आपने रेलवे स्टेशंस को जंक्शन नाम देते हैं, क्यों? क्योंकि वो दो शहरों को जोड़ने का काम करते हैं किसी माध्यम द्वारा, जैसे ट्रेन द्वारा। तो सेल जंक्शंस वास्तव में दो कोशिकाओं के बीच के जंक्शंस हैं, दो कोशिकाओं के बीच के विशिष्ट कम्युनिकेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है जो दो कोशिकाओं को जोड़ते हैं विभिन्न कार्यों के लिए। सेल जंक्शंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सेल जंक्शंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्लूडिंग जंक्शन, दूसरा एंकरिंग जंक्शन, और तीसरा कम्युनिकेटिंग जंक्शन।
तो जो सेल जंक्शंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और कम्युनिकेटिंग। ऑक्लूडिंग, एंकरिंग और कम्युनिकेटिंग। ऑक्लूड का मतलब होता है बाधा डालना, रोकना, अवरोध करना। एंकर मतलब उसको प्रमोट करना, एंकर करना। और कम्युनिकेटिंग मतलब संचार करने वाला, कम्युनिकेट करने वाला, 2 कोशिकाओं के बीच लेन देन से संबंधित, संचार से संबंधित कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शंस जो होते हैं उसमें 2 तरह के जंक्शंस होते हैं। ऑक्लूडिंग जंक्शंस में 2 मुख्य जंक्शन होते हैं। एक होता है टाइट जंक्शन और दूसरा है सेप्टेट जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शंस में 2 तरह के जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन और सेपरेट जंक्शन। दोनों के दोनों जंक्शन एक ही तरह के होते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। टाइट जंक्शन जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में होते हैं। टाइट जंक्शन किस में होते हैं? वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो जितने भी होते हैं, मछलियाँ, मेंढक, सांप, पक्षी और मनुष्य, मैमल्स, इन सभी में टाइट जंक्शंस होते हैं। सेप्टेट जंक्शंस इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। किन में होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में। सेप्टेट जंक्शंस किन में होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, केवल ये डिफरेंस है। टाइट जंक्शंस वर्टिब्रेट्स में होते हैं, सेप्टेट जंक्शंस इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। एंकरिंग जंक्शंस में मुख्य जो 2 प्रकार के हैं वो है डेज्मोसोम्स और हेमीडेज्मोसोम्स। एंकरिंग जंक्शंस में 2 महत्वपूर्ण हैं, डेज्मोसोम्स और हेमीडेज्मोसोम्स। कम्युनिकेटिंग जो जंक्शंस होते हैं उसमें एक तो है गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट्स में होता है, जो हमने सेल वॉल में पढ़ा था। प्लाज्मोडेस्मेटा सेल वॉल में हमने पढ़ा था प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में। ये केवल प्लांट्स में होता है, बाकी जितने भी है ये एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते हैं। टाइट जंक्शन, सेप्टेट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, गैप जंक्शंस, ये सभी किन में होते हैं? एनिमल्स में होते हैं, केवल एनिमल्स में होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा एनिमल्स में नहीं होता, ये प्लांट्स में होता है। टाइट, सेप्टेट, डेस्मोसोम, गैप जंक्शंस ये प्लांट्स में नहीं होते हैं, ये केवल एनिमल्स में होते हैं। अब यहाँ जो 3 महत्वपूर्ण है, टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस, इन 3 को हम समझते हैं। साथ ही साथ फिर हम हेमीडेस्मोसोम्स को भी समझ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस की। देखो, ये जंक्शंस जो है वास्तव में कोशिकाओं को कम्युनिकेट कराने में एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, और इसे आप इस चित्र से इस तरह समझ सकते हैं। मैं एक ही चित्र में तीनों को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे ये एक कोशिका, कोई उपकला कोशिका मैंने बनाई, एपिथेलियल सेल, और इसी तरह पास में एक और कोशिका मैंने बनाई है, ये दूसरी उपकला कोशिका है। इनमें ये केंद्रक है और स्ट्रक्चर्स भी आप चाहें तो बना सकते हैं। समझने के लिए अभी अब हम इनको लेते हैं। ये ज़्यादातर जो उपकला कोशिकाएं जो होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन वास्तव में इन्हीं कोशिकाओं द्वारा, उपकला कोशिकाओं द्वारा ही, एपिथेलियल सेल्स द्वारा ही सीक्रेट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इन तीनों जंक्शंस को समझने का यहाँ हम चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइट जंक्शंस की।
टाइट जंक्शंस, देखो नाम से भी पता चल रहा है टाइट, टाइटली, ऐसा जंक्शंस जिसमें दो सेल्स टाइटली कब जुड़ी हुई है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संपर्क में हो। तो यहाँ मैं इसको टाइट जंक्शंस को बनाता हूँ। इसमें दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के बहुत नज़दीक होगी। दोनों कोशिकाओं की जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत नज़दीक होती है और आपस में कुछ प्रोटीन के बने, कुछ प्रोटीनस फिलामेंट से जुड़ी हुई होती है। इस तरह का जंक्शंस टाइट जंक्शंस कहलाता है। ये जो मैंने पहले नंबर पे बनाया ये टाइट जंक्शन है। क्या है? टाइट जंक्शंस। ये टाइटली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, कॉम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा नज़दीक, इतने नज़दीक होते हैं कि इनके मध्य से यहाँ से कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स पास भी नहीं हो सकता। इवन आयंस भी, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो, आयंस भी इन जंक्शंस से नहीं गुजर सकते हैं, इतने टाइटली क्लोज्ड रहते हैं। ऐसे जंक्शंस को टाइट जंक्शंस कहते हैं। इन्हें एक और नाम ऑक्लूडिंग जंक्शंस भी कहते हैं, ऑक्लूडिंग्स, क्योंकि ये बाधा डालने वाले हैं, ऑक्लूड्स कर रहे हैं ये, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण, जो यहाँ जो इनको जोड़ने वाले जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये जो जोड़ने वाले ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो ऑक्लोडिन्स डबल सी और क्लोडिन्स है। ये दो महत्वपूर्ण इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ऑक्लूडिन्स और क्लोडिन्स। ऑक्लूडिन्स और क्लोडिन्स ये दो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। यहाँ जो ये मैंने ये बनाए छोटे छोटे रेसे से रेसे दो कोशिकाओं को जोड़ रहे हैं, ये वास्तव में क्या है? ये दो तरह के विशेष, कई सारे प्रोटीन होते हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण हैं, ऑक्लूडिन्स और क्लोडिन्स। ऑक्लूडिन्स और क्लोडिन्स, ऑक्लूडिन्स और क्लोडिन्स। आप क्लोडिंग से याद कर सकते हो क्योंकि टाइट जंक्शंस को क्लोडिंग जंक्शंस भी कहते हैं। तो एक तो इसके शुरू ओ से स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्लूडिन्स, ओ हटा के क्लोडिन्स। ये दो महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो इस टाइट जंक्शंस का निर्माण करते हैं। इनकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को यहाँ से गुजरने नहीं देते हैं, चाहे वो छोटा आयन ही क्यों न हो, आयन को भी ये पास नहीं होने देते। ये होते हैं टाइट जंक्शंस। तो पहला हमने पढ़ा टाइट जंक्शंस। दूसरा हम देखते हैं डेस्मोसोम्स। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स बड़े स्पेशल टाइप्स के जंक्शंस होते हैं। यहाँ इसमें ये जो जंक्शंस होते हैं वो बटन लाइक होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो है जैसे बटन होता है शर्ट का, वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर बनती है। देखो ये हम कुछ इस तरीके से, इसमें सेल मेम्ब्रेन के पास ही एक प्लाक का निर्माण होता है। इसमें प्लाक, कुछ डेस्मोप्लेकिन नामक प्रोटीन्स यहाँ इकट्ठे होते हैं और इस तरह एक डेंस, एक गहरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो गहरी स्ट्रक्चर्स है वो वास्तव में प्लाक कहलाती है, प्लाक। और ये प्लाक जो बनती है वो डेस्मोप्लेकिन, डेस्मोप्लेकिन्स प्रोटीन्स की बनी होती है। ये जो प्रोटीन है ये इस प्लाक का निर्माण करती है। तो पहले तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास में डेस्मोप्लेकिन्स प्रोटीन्स इकट्ठे होकर एक गहरा स्ट्रक्चर्स बनाती है, गहरी स्ट्रक्चर बनाती है जिसे प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाक।
कौन बना रहा है? डेस्मोप्लेकिन्स प्रोटीन इसका निर्माण कर रही है। ये जो प्लाक है ये सेल मेम्ब्रेन में जो साइटोस्केलेटन है जो ज़्यादातर केराटिन प्रोटीन का बना होता है, उस केराटिन प्रोटीन से कनेक्ट होते हैं। साइटोस्केलेटन, कोशिका का जो साइटोस्केलेटन होता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोबॉडीज साइटोस्केलेटन बनाती है, जिसमें महत्वपूर्ण जो प्रोटीन होती है वो केराटिन प्रोटीन होती है। तो वो केराटिन प्रोटीन इससे इस तरह अरीय रूप से, रेडियल रूप से जुड़ी हुई थी। ये वास्तव में किससे जुड़ा हुआ है? केराटिन। इस तरह केराटिन की रेज से ये अटैच रहता है। और फिर जो इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में जो प्रोटीन इस तरह रेसे आपस में अटैच रहते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है वो है डेस्मोकोलिन। यहाँ जो ये तंतु बने हुए हैं ये कौन से प्रोटीन के बने हैं? ये है डेस्मोकोलिन। किसके बने हैं? डेस्मोकोलिन्स के बने हुए हैं। अगर इसको आप और गौर से देखें तो इस तरह डेस्मोकोलिन्स, यहाँ इसको हम गौर से देखते हैं, ये डेस्मोकोलिन्स इस तरह व्यवस्थित होते हैं, दूसरी तरफ का डेस्मोकोलिन्स इस तरह व्यवस्थित होता है, और फिर ये यहाँ आकर प्लाक से जुड़ जाते हैं। कहाँ? प्लाक से जुड़ जाते हैं, और प्लाक जो है वो केराटिन के रेशों से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह दो कोशिकाओं को ये टाइटली अटैच कर देते हैं, टाइटली जोड़ देते हैं। तो दो कोशिकाओं को परमानेंटली आपस में अटैच करना, जोड़ने का जो कार्य करता है, इस तरह दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? डेस्मोसोम्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? डेस्मोसोम्स, जो बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें प्लाक डेस्मोप्लेकिन का बना होता है, और फिर जो साइटोस्केलेटन के जो बहुत सारे प्रोटीन है जिसमें महत्वपूर्ण केराटिन प्रोटीन से ये प्लाक जुड़ जाता है। फिर दो कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेलुलर प्रोटीन्स होते हैं दो कोशिकाओं के बीच में, जिसमें मुख्य है डेस्मोकोलिन, ये इस प्लाक से अटैच हो जाता है। इस तरह दो कोशिकाएं क्या हो गई? दो कोशिकाएं आपस में सघन रूप से, गहरे रूप से आपस में जुड़ जाती है। इस तरह दो कोशिकाओं को अगर आप इधर से खींचने का प्रयास भी करो तो ये दो कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं होने वाली है। और ये कार्य किसने किया? डेस्मोसोम्स ने किया। इसलिए महत्वपूर्ण है। टाइट जंक्शन के बाद में डेस्मोसोम्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है गैप जंक्शंस। तीसरा जो महत्वपूर्ण जंक्शन है वो है गैप जंक्शन। मैं गैप जंक्शंस को यहाँ बना देता हूँ। एक ही कोशिका में हमने तीनों बना दिए केवल समझने के लिए, केवल समझने के लिए इसी एक चित्र में हमने इनको समझा। गैप जंक्शन जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, गैप बनाने वाले, ये वास्तव में दो कोशिकाओं के बीच के बनने वाले चैनल ही है। क्या है ये? चैनल है। किनके बीच में? दो कोशिकाओं के बीच में। और ये चैनल बनते हैं किसी विशेष तरह के प्रोटीन से, और वो विशेष प्रोटीन है कनेक्जिन। कनेक्जिन्स एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन वास्तव में जो अभी पहले इसको यहाँ समझो, उसके बाद हम वहाँ ड्रॉ करेंगे। गैप जंक्शंस एक प्रकार के दो कोशिकाओं के बीच बनने वाले चैनल्स होते हैं। यहाँ मैं पहले बना ही देता हूँ। इस तरह कुछ चैनल बनते हैं दो कोशिकाओं के बीच में, और उस वजह से उनके बीच में एक गैप रह जाता है, जिससे दोनों कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म आपस में कम्युनिकेट हो जाते हैं। दोनों कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाते हैं। वो कुछ मॉलिक्यूल्स के, खास करके वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास होने देते हैं। इस तरह यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये जो चैनल बना, ये जो गैप जंक्शन बना, वो कनेक्जिन नामक प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? कनेक्जिन नामक प्रोटीन से बनता है। ये प्रोटीन वास्तव में क्या होता है कि 6 इस तरह की यूनिट मिलकर, कितनी यूनिट? 6 कनेक्जिन प्रोटीन मिलकर
इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे मैं 6 यहाँ बना देता हूँ, 1 3 4 5 और 6। ये इस तरह सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक बेलनाकार संरचना बना देते हैं इस तरह। इस तरह 6 कनेक्टिन प्रोटीन मिलकर एक लंबी सिलिंड्रिकल बेलनाकार संरचना बनाते हैं। यहाँ जो ये बना रखा है वास्तव में यहाँ अभी 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी में 6 है। इसके ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, इस तरह 6 व्यवस्थित होंगे। और इन 6 के बीच में देखो यहाँ ये जो आपको नज़र आ रही होगी, ये जो भाग यहाँ, ये जो मैंने लाल रंग से किया है, ये वास्तव में एक पोर बन गया, एक आर पार छिद्र बन गया, एक आर पार टनल बन गई। आर पार क्या बन गई? एक टनल बन गई जो लिक्विड से भरी हुई होती है, और ये टनल ही विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करती है। तो इस तरह कनेक्टिन प्रोटीन ने गैप जंक्शंस का निर्माण किया। ये इसके बीच में जो टनल बनती है, इस टनल को कनेक्सोन कहते हैं। कनेक्टिन प्रोटीन से बना कनेक्सोन, तो इस तरह गैप जंक्शंस जो है उनका निर्माण होता है। इस तरह गैप जंक्शंस का निर्माण कौन से प्रोटीन द्वारा? कनेक्टिन प्रोटीन द्वारा हुआ। और ये कनेक्टिन प्रोटीन की 6 यूनिट मिलकर एक सिलेंडर बनाती है, लंबा बेलनाकार सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसके बीच में एक चैनल बन जाता है, एक टनल बन जाती है जिसे कनेक्सोन कहते हैं। और उससे क्या हुआ? कोशिका के बीच में विभिन्न पदार्थों का जो लेन देन है, आदान प्रदान है, वो आसान हो गया। खास करके इसमें जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले जो मॉलिक्यूल्स है, बड़े आसानी से आर पार जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने 3 महत्वपूर्ण जो जंक्शंस पढ़े, टाइट जंक्शंस, उसके बाद हमने डेस्मोसोम्स पढ़ा, फिर हमने गैप जंक्शंस पढ़ा। एक शॉर्ट में और है, वो है हेमी डेस्मोसोम्स। तो वो बहुत आसान है। हेमी यानी कि हाफ, वास्तव में उसके स्ट्रक्चर्स इसी तरह डेस्मोसोम्स जैसी ही होती है, लेकिन वो सेल को बेस मेम्ब्रेन से, ये जो बेसल मेम्ब्रेन है उससे जोड़ने का काम करता है। तो ये जो जंक्शन है इसे कहते हैं हेमी डेस्मोसोम। हेमी डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स और हेमी डेस्मोसोम्स में की स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इनके फंक्शन का है। ये 2 सेल्स को जोड़ने का काम करता है। हेमी डेस्मोसोम्स सेल को बेसल मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। सेल को किससे? बेसल मेम्ब्रेन से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह हमारा स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समाप्त होता है। फिर हम ये इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन का, वो है सेल मेम्ब्रेन के कार्य, वो और यहाँ देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य। सेल मेम्ब्रेन के यहाँ हम कार्यों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला कार्य तो है निश्चित आकार और आकृति। कोशिका का जो निश्चित आकार और आकृति है वो बनाए रखने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन महत्वपूर्ण होती है। दूसरा इसका कार्य है परिवहन। विभिन्न पदार्थों का जो लेन देन है वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा ही होता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली और अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा है, क्योंकि ये कुछ पदार्थों का लेन देन करती है और कुछ को वो रोकती है। परिवहन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। एक तो होता है सक्रिय परिवहन और एक होता है निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन और सक्रिय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और निष्क्रिय पैसिव ट्रांसपोर्ट।
यहाँ आप सिर्फ इनको दो बातों से आप केवल 2 पॉइंट्स में याद रखो। सक्रिय वो होगा जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, प्लस का मतलब होना। सक्रिय क्यों कहा? क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा के बगैर ये नहीं हो सकता। तो जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो वो सक्रिय परिवहन। जो निष्क्रिय परिवहन होता है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होते। तो फिर ये होगा कैसे? निष्क्रिय परिवहन जो है वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। कंसंट्रेट ग्रेडियंट जो होता है सांद्रता प्रवणता उसके अनुसार होता है। यानी कि आप इसे ऐसे समझो, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप पदार्थ जो है वो उच्च से निम्न की ओर गति करते हैं। जब ये अपने आप गति करेंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सक्रिय क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये क्या सांद्रता प्रवणता के अनुसार होंगे? नहीं, ये सांद्रता प्रवणता के अनुसार नहीं होंगे। यानी कि यहाँ ऐसा हो सकता है, ये निम्न सांद्रता से भी उच्च सांद्रता की ओर गति कर सकते हैं। साधारणतः उच्च से निम्न की ओर होता है, लेकिन यहाँ निम्न से उच्च की ओर गति होती है, तो इसे सक्रिय परिवहन कहेंगे। 2 कार्य हो गए। उसके बाद इसका जो और कार्य जीवाणुओं में हमने देखा था, जीवाणुओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर मीजोसोम्स बनाती है। और ये किससे रिलेटेड थे? ये श्वसन का कार्य करते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही ये कार्य हो गया, मीजोसोम श्वसन का कार्य। इसके अलावा ये एंडोसाइटोसिस का कार्य करती है। एंडो यानी होता है भीतर, अंदर। साइट यानी कि कोशिका के भीतर किसी पदार्थ को कोशिका के भीतर निगलना, भीतर लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस 2 तरीके का हो सकता है। एक तो है फैगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, आप इससे याद करो इसे, तो ये जल्दी याद होगा। पिनोसाइटोसिस, आप इसे हिंदी में पीनो, पीते किसे है? किसे पीते हैं? किसी द्रव पदार्थ को, तरल पदार्थ को। पीना, पानी पीते ही हैं, तो पिनोसाइटोसिस। पीने वाली चीज क्या होगी? तरल ही होगी, तरल को ही पिया जाता है। तो अगर तरल पदार्थों को कोशिका के भीतर निगला जाता है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर ठोस पदार्थों को कोशिका के भीतर निगला जाता है तो उसे फैगोसाइटोसिस। अब बहुत आसान हो जाएगा याद करना। पिनोसाइटोसिस द्रव पदार्थों को, तरल पदार्थों को कोशिका के अंदर निगलना, पिनोसाइटोसिस। ठोस पदार्थों को, सॉलिड और सेमी सॉलिड पदार्थों को अंदर निगलना कोशिका के, फैगोसाइटोसिस कहलाता है। इसके अलावा इसका अगला जो कार्य है 5वां है, इसी का अपोजिट एंडोसाइटोसिस का, एक्सोसाइटोसिस। तो ये कोशिका के भीतर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने का कार्य करती है। सेल मेम्ब्रेन अपशिष्ट पदार्थों को, अनावश्यक पदार्थों को भी कोशिका के बाहर निकालती है। कोशिका के बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो इस तरह ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हो गए। निश्चित आकार आकृति बनाए रखना, चयनात्मक पारगम्य जिसमें परिवहन का कार्य है, सक्रिय निष्क्रिय, जीवाणुओं में मीजोसोम द्वारा श्वसन का कार्य है, एंडोसाइटोसिस जिसमें फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस जिसमें कोशिका से बाहर निकालना पदार्थों का, एंडोसाइटोसिस में फैगो और पिनोसाइटोसिस। तो इस तरह हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली टॉपिक समाप्त होता है। इससे आगे आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप उस प्रश्न का जवाब दें। जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।